प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कि साइकिलिस्ट जब कर्व पाथ पर मूव करता है तो सेंट्रीपिटल फोर्स कहाँ से प्रोवाइड करता है। आपको पता है कि फ्रिक्शन प्रोवाइड्स नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स, लेकिन अगर वो अकेले फ्रिक्शन पर डिपेंड करता है तो आइए देखें इस एग्जाम्पल से कि क्या हो सकता है। अब यहाँ पर cyclist is speeding at 18 km/h on a level road, takes a circular turn of radius 3 meters. Radius of the turn is 3 meter. Without reducing the speed, coefficient of static friction कितना दिया है? 0.1. Maximum speed कितनी रख सकता है साइक्लिस्ट इस टर्न पर म्यू एस इंटू आर इंटू जी, इतनी स्पीड रख सकता है। अब म्यू एस कितना है? 0.1, रेडियस ऑफ द कर्व 3, जी इज 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसके हिसाब से वी मैक्सिमम कितनी आ जाती है? 1.7 के आसपास मीटर पर सेकेंड। ये मैक्सिमम परमिसिबल स्पीड है। अब उसकी स्पीड कितनी है? v इज इक्वल टू 18 km/h। अब इसके मीटर पर सेकेंड बना लेते हैं। किलोमीटर्स में मीटर्स 1000 और आवर्स में सेकेंड्स 3600। तो ये आ गई 5 मीटर पर सेकेंड। अब देखिए कि परमिसिबल स्पीड है, मैक्सिमम परमिसिबल स्पीड 1.7 मीटर पर सेकेंड और वो कितनी स्पीड से जा रहा है? 5 मीटर पर सेकेंड से। सो हिज स्पीड 5 meter per second is very large as compared to the maximum permissible speed. तो क्या हो सकता है? Cyclist will slip. अब इसका मतलब ये हुआ, खास तौर पर अगर स्पीड ज्यादा है तो सेंट्रीपिटल फोर्स जो कि होता है mv²/r, अगर स्पीड ज्यादा है तो फ्रिक्शन इतनी नहीं होती कि वो रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर सके। उस केस में साइक्लिस्ट क्या करता है? साइक्लिस्ट बेंड करता है थोड़ा सा फ्रॉम हिज वर्टिकल पोजीशन टू प्रोवाइड नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स। कैसे? आइए देखें। तो साइक्लिस्ट जो है वो कर्व के सेंटर की तरफ थोड़ा सा वर्टिकल से बेंड कर जाता है। और कैसे सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड होता है इस केस में? आइए जानते हैं, डिस्कस करते हैं बेंडिंग ऑफ ए साइक्लिस्ट। कंसिडर ए साइक्लिस्ट गोइंग अराउंड a curved path. Let m is the mass of cyclist plus bicycle. Let us say कि v uniform speed of a cyclist around the curved path. R is the radius of curved path. अब मान लेते हैं कि वो एंगल थीटा से बेंड करता है। Let theta is angle of bending. चलिए लिखते हैं कि कौन कौन से फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं सिस्टम पर। वेरियस फोर्सेस acting
ऑन द सिस्टम आर। सिस्टम कौन सा है? साइक्लिस्ट प्लस साइकिल। फर्स्ट इज वेट, वेट ऑफ द सिस्टम mg। यहां हम फोर्सेस दिखा रहे हैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी पर। weight of the system mg acting vertically downwards, जबकि m क्या है? मास ऑफ द सिस्टम हमने यहां लिखा है। g इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब जब ये फोर्स mg लगता है तो इसका ग्राउंड का रिएक्शनल फोर्स, जिसको हम कहते हैं नॉर्मल रिएक्शन, आर एक्ट कर रहा है along the line making an angle theta with the vertical। अब क्योंकि ये वर्टिकल लाइन है तो ये एंगल थीटा हो जाएगा। ये दो लाइंस पैरेलल और ये लाइन इंटरसेक्ट कर रही है। अगर ये एंगल थीटा है तो ये भी थीटा हो जाएगा। तो हम लिखते हैं कंपोनेंट्स ऑफ यहां पर आप लिख लेंगे कि नॉर्मल रिएक्शन इज एक्टिंग along a line making an angle theta with the vertical। तो कंपोनेंट्स आर के कौन कौन से होंगे? आर cos थीटा। जो कंपोनेंट थीटा बनाता है उसको हम लिखते हैं आर cos थीटा। तो ये वर्टिकली अपवर्ड्स एक्ट करता है। दूसरा कंपोनेंट इस पर परपेंडिकुलर होगा, परपेंडिकुलर टू आर कॉस थीटा, और वो कंपोनेंट होगा आर साइन थीटा। आर साइन थीटा इधर एक्ट करेगा। आर साइन थीटा एक्टिंग अलोंग हॉरिजॉन्टल। ये इस तरफ एक्ट करता है जिस तरफ की कर्व का सेंटर है। सो ये आर साइन थीटा जो है प्रोवाइड करता है रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स। अब अगर बेंड ना करे साइक्लिस्ट यहाँ पर तो ये एंगल थीटा हो जाएगा और आर साइन 0 तो उस केस में इधर कोई कंपोनेंट नहीं होगा। तो बेंड करने से ये कंपोनेंट आर साइन थीटा प्रोवाइड करता है रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स। तो हम लिख सकते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है? mv² ओवर आर। तो दैट इज mv² over r equal to r sin theta। अब क्योंकि there is no motion along vertical direction तो mg is equal to r cos theta। यहाँ रीजनिंग दे सकते हैं there is no motion along vertical direction। डिवाइड कर लेते हैं mv² upon r divided by mg equal to r sin theta divided by r cos theta। तो यहां से r कैंसिल हो जाएगा, m कैंसिल हो जाएगा, v² इज इक्वल टू rg को इधर लिख लेते हैं sin थीटा ओवर cos थीटा टेंजेंट थीटा।
यहां से v कितना आ जाएगा, v मैक्सिमम इक्वल टू आर जी टेंजेंट थीटा। अब ये एक्चुअली v ऑप्टिमम होते हैं, ऑप्टिमम स्पीड आर जी टेंजेंट थीटा। ऑप्टिमम क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमने फ्रिक्शन को कंसिडर नहीं किया है। रिकॉल करिए, जब हमने बैंकिंग ऑफ रोड्स पढ़ा था तब भी हमने यही एक्सप्रेशन आया था, थीटा वहां पर क्या है, एंगल ऑफ बैंकिंग। यहां हम एक्चुअली निकालते हैं टेंजेंट थीटा, कितने एंगल से बेंड करना चाहिए। टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर इंटू जी। तो यहां से थीटा निकाल सकते हैं, थीटा इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स वी स्क्वायर ओवर आर जी। अब क्या है कि थीटा जो है वो स्मॉल होना चाहिए, बहुत ज्यादा होगा तो बैलेंस बिगड़ने का डर रहता है। थीटा स्मॉल होने के लिए क्या होना चाहिए, थीटा स्मॉल होने के लिए v को स्मॉल होना पड़ेगा। v शुड बी स्मॉल एंड दूसरा r शुड बी लार्ज। मतलब कि कर्व पर या टर्न पर वेलोसिटी कम होनी चाहिए और टर्न की जो रेडियस है वो ज्यादा होनी चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ कि फॉर सेफ राइडिंग द टर्न शुड नॉट बी, the turn should neither be fast, v small होना चाहिए, should neither be fast nor be sharp। क्योंकि शार्प टर्न के लिए क्या होगा, r कम होगा, फिर एंगल ज्यादा करना पड़ेगा। तो इस तरीके से हम बेंडिंग की वजह से साइक्लिस्ट जो है वो प्रोवाइड करता है नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स। ये आर साइन थीटा प्रोवाइड करता है नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स। मैं यहाँ आपको बता दूं कि इसी रीजन से आइस स्केटर्स भी बेंड करते हैं, एरोप्लेन्स भी बेंड करते हैं टू प्रोवाइड रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स। आइए एक न्यूमेरिकल देखते हैं एरोप्लेन के लिए। लिखिए, an aircraft executes a horizontal loop at a speed of 720 km per hour with its wings banked at 15 degree. What is the radius of the loop? चलिए निकालते हैं। यहाँ पर हमारे पास v स्क्वायर इज इक्वल टू, अभी हमने निकाला आर जी टेंजेंट थीटा। यहाँ क्या दिया है, v इज इक्वल टू 720 किलोमीटर पर आवर। कन्वर्ट कर लेते हैं इसको मीटर पर सेकेंड में। किलोमीटर में मीटर 1000, आर में सेकेंड्स 3600, तो ये आ जाती है 200 मीटर पर सेकेंड। इतनी स्पीड से एरोप्लेन कर्व्ड पाथ में मूव कर रहा है। हमने निकालना है रेडियस, रेडियस ऑफ द टर्न इक्वल टू वी स्क्वायर ओवर, ये आ जाएगा जी इंटू टेंजेंट थीटा। ये फॉर्मूला आ जाएगा। यहाँ पर थीटा दिया है 15 डिग्री और टेंजेंट 15, टेबल से हम देख सकते हैं टेंजेंट 15 आ जाता है, इट इज 0.2679 टेंजेंट्स के टेबल से। और यहाँ पर
g कितना 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो r निकाल सकते हैं, v हमने अभी निकाला 200, v स्क्वायर 200 इंटू 200 डिवाइडेड बाय g 9.8, टेंजेंट 15, तो टेंजेंट 15 0.2679। तो ये आ जाता है 15235.66 मीटर्स, और इसको हम लिख सकते हैं अप्रोक्सीमेटली 15.2 किलोमीटर्स। तो हमने देखा कि अगर एंगल ऑफ बेंडिंग पता हो तो हम रेडियस कर्व का निकाल सकते हैं, और अगर रेडियस पता हो, वेलोसिटी पता हो, तो हम एंगल थीटा निकाल सकते हैं। ये कैलकुलेटेड जो थीटा है, प्रैक्टिकली द थीटा जो है वो कैलकुलेटेड वैल्यू से थोड़ा सा कम भी रखा जा सकता है। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन को कंसिडर नहीं किया है। एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात जो सामने आई है कि फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स डिपेंड्स अपॉन द वेलोसिटी, स्पीड। तो बच्चों, आपने ये ध्यान रखना है कि जब भी टर्न पर हो, कर्व्ड पाथ पर हो, स्पीड कम रखें। क्यों? क्योंकि सेंट्रीपिटल फोर्स, रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स कम होगा उस केस में, और फिर फ्रिक्शन भी कुछ ना कुछ प्रोवाइड कर सकती है, और आपकी बेंडिंग भी। थैंक यू।